नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे प्रोफेसर शेर सिंह का चौधरी बंसीलाल, ज्ञानी जेल सिंह और इंदिरा गांधी की उपेक्षा से कांग्रेस में दम घुटने लगा था। ऐसी स्थितियों में वो कांग्रेस में कैसे मंत्री बने रह सकते थे और अब समय था उनके त्यागपत्र देने का। सारी स्थितियों को भांपकर प्रोफेसर शेर सिंह ने 10 अक्टूबर 1974 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम में एक व्यक्तिगत पत्र भी लिखा था दोस्तों, और इस पत्र से स्पष्ट होता है कि अबोर फाजिल्का के अतिरिक्त चौधरी बंसीलाल त्यागपत्र का बड़ा कारण थे। प्रोफेसर साहब ने अपने इस्तीफे के साथ जो व्यक्तिगत पत्र इंदिरा गांधी जी को भेजा था, वो पत्र मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह पत्र 10 अक्टूबर 1974 को लिखा गया था। इसके शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, आदरणीय बहन जी, इस पत्र के साथ मैं अपना त्याग पत्र भेज रहा हूं। रात को आपसे हुई बातचीत के समय यह तो आपने जान ही लिया कि एक लंबी घुटन से मुक्ति के समय जो राहत कोई व्यक्ति महसूस करता है, वही मैंने भी कल महसूस की। तथापि दल के ही नाते आपसे एक दो बातें कहना अब जरूरी हो गया है। गत 2 सालों में बंसीलाल जी की तरफ से मुझ पर और मेरे परिवार पर अनेक बार निराधार और अपमानजनक हमले होते रहे। मैंने भी देश की बातें की और यह प्रयत्न किया कि यह तनाव बाहर न आए और पार्टी की प्रतिष्ठा सामने मौजूद विधिक समस्याओं को देखते हुए इस व्यक्तिगत जो द्वेष है, इसकी उपेक्षा बनी रहे। इस संबंध में समय समय पर उमा शंकर दीक्षित जी के सामने भी मैंने स्थिति की जटिलता की चर्चाएं की हैं, लेकिन किसी तरह का हल निकलने की सूरत नहीं दिखाई दी। जब तक आप ही इस पर या कोई निर्णय लेने का निश्चय न करें, तब तक अपनी ओर से कोई भी ऐसा कदम उठाना मैंने उचित नहीं समझा जिससे उलझन और बढ़े। अगर मैं नहीं कर सका तो वही है कि बंसीलाल की अनीति और उदंडता के साथ समझौता मैं नहीं कर पाया। इस तनाव का न्याय संगत हल तो आप ही निकाल सकती थी, लेकिन मुझे गहरी वेदना के साथ ये कहना पड़ता है कि थोड़ा संतुलन रखने की अपनी इच्छा के बावजूद आपको भी मैंने सदा उधर ही झुका पाया। अतः कहना चाहता हूं कि अपने त्याग पत्र को मैं धैर्य, निष्ठा और कर्तव्य की पराजय तथा अनीति और अत्याचार की विजय मानने के लिए बाध्य हूं। धन्यवाद सहित बहुदीय शेर सिंह। तो ये जो पत्र था, ये इंदिरा गांधी को शेर सिंह जी ने लिखा था और शब्दों का चयन इस तरीके से किया गया था और इंदिरा गांधी पर प्रत्यक्ष ये आरोप लगाया गया था कि चौधरी बंसीलाल की प्रत्येक अनीतिपरक बात को वो प्रश्रय देती थी। यह आरोप एक कांग्रेसी का, जो कि अब मंत्री भी था, अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री पर था। इस प्रकार की सत्य परंतु कटु बात लिखने की हिम्मत विरले व्यक्तियों में होती है। आजकल तो आप देखते होंगे कि मोदी जी कैसे क्लास लेते हैं एमपीज की, लेकिन उस समय यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया था। प्रोफेसर साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने यह साहस किया था और पत्र को पढ़कर इंदिरा गांधी जी का संतुलन अवश्य बिगड़ा और उन्होंने प्रोफेसर साहब का फिर उत्तर लिखा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसे पत्र जिसमें इतना बड़ा आरोप हो, उसके जवाब भी आए फिर? तो उन्होंने 11 अक्टूबर 1974 को पत्र लिखा और पत्र में यह लिखा कि प्रिय प्रोफेसर शेर सिंह, त्यागपत्र के साथ भेजे गए आपके 10 अक्टूबर के पत्र पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यह समझ सकती हूं कि यह पत्र भावनाओं से प्रभावित होकर आश्चर्य से लिखा गया होगा। फिर भी आप जैसे उत्तरदायी व्यक्ति के लिए यह उचित होता कि आप संयम से काम लेकर किसी पर अनर्गल आक्षेप न करते। राजनीतिक जीवन में पारस्परिक मतभेद कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ऐसे मतभेद में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को ठीक समझता है। प्रदेश के मामले में आपके अन्य लोगों से मतभेद हो सकते हैं, पर उसके विश्लेषण में आपने जिस प्रकार से मुझे लपेटने का प्रयत्न किया है, वो बिल्कुल अनुचित है। मैं आपको केवल यही बताना चाहती हूं कि आपके इस मतभेद से केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का कोई संबंध नहीं है। शुभकामनाओं सहित बहुदिया इंदिरा गांधी। यह पत्र आज भी प्रोफेसर शेर सिंह के बेटे तरुण कुमार जी के पास सुरक्षित रखा हुआ होगा
और उपयुक्त पत्र व्यवहार के बाद प्रोफेसर साहब का त्याग पत्र फिर 10 अक्टूबर 1974 को स्वीकार हो गया। प्रोफेसर साहब का जो इस्तीफा है उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि इंदिरा की कैबिनेट में प्रोफेसर शेर सिंह जैसे ईमानदार व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। चौबी बंसीलाल तक ज्ञानी जैल सिंह के साथ होने वाले विचार भिन्नता की अवधि 1972 से 1974 तक की रही और प्रोफेसर साहब कृषि विभाग में इस दौरान मंत्री रहे। इस अवधि में प्रोफेसर साहब ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक मिल्क प्लांट बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। मैं 2 बार इस मिल्क प्लांट के सामने से गुजरता हूं क्योंकि बेटी का स्कूल वहीं पे है। तो ये प्रोफेसर शेर सिंह का बनवाया हुआ है। इसके साथ ही गुजरात के आनंद डेयरी के आधार पर चिलिंग सेंटर भी खोलने की उन्होंने स्वीकृति दी थी। इससे हरियाणा के किसानों को बड़ा लाभ हुआ। मंत्री पद से त्यागपत्र देने से पूर्व जो घुटन प्रोफेसर साहब अनुभव कर रहे थे, त्यागपत्र देने के बाद उसमें काफी कमी आई और अपनी इच्छा अनुसार वो हरियाणा के हितों के लिए खुलकर काम करने लगे। इनकी गतिविधियों को देखकर दीक्षित जी ने कहा कि प्रोफेसर साहब थोड़ा धीरे चलो, इंदिरा जी नाराज हो जाएंगी। परंतु प्रोफेसर साहब की गति में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि इंदिरा जी तो नाराज पहले ही हो चुकी थी। इन्होंने सिर्फ 27 जनवरी 1975 को एक पत्र हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए तथा बंसीलाल की कार्यशैली के संबंध में इंदिरा जी को फिर से लिख मारा। इसके बाद 30 जनवरी 1975 को एक फिर लेटर और लिखा और इस पत्र में राज्य पुनर्निर्माण एक्ट 1966 को उद्धृत करते हुए भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और व्यास प्रोजेक्ट को लेकर हरियाणा के पानी के संबंध में लिखा गया था। इस पत्र में यह स्पष्ट लिखा था कि सरकार ने अभी तक हरियाणा क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के कहने के अंतर भी पिछले 8 वर्षों से पंजाब सरकार ने रोपड़, फिरोजपुर आदि के हेडवर्क को भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड को नहीं दिया है। इस पत्र की एक प्रति दिनांक 1 फरवरी 1975 को सभी सांसदों को भी उन्होंने भेजी। प्रोफेसर साहब की दृष्टि में हरियाणा के विकास के लिए जहां पानी और सिंचाई की सुविधाएं आवश्यक थी, वहीं यातायात की सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी थी। इसलिए उन्होंने उत्तर रेलवे की अनौपचारिक परामर्श समिति में दिनांक 2/5/75 को रोहतक रेवाड़ी के मध्य नई बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रश्न उठाया था, जिससे हरियाणा में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ सकें। 1975 के शुरू में ही इंदिरा गांधी को त्यागपत्र दे देना चाहिए जैसी आवाजें राष्ट्र में उठने लगी थी। इनके अनेक कारण थे। एक प्रमुख कारण जो था वो ये था कि उनके निर्वाचन के संबंध में दिए गए अदालती निर्णय की बात थी। दूसरा कारण जो प्रथम कारण से कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, वो था कांग्रेस के भीतर इंदिरा जी की कार्यशैली को लेकर विरोध उभर रहा था, असंतोष उभर रहा था। इसी असंतोष की कहानी का आरंभ प्रोफेसर शेर सिंह के दिल्ली निवास पर हुआ था। कहीं भी कोई भी मुद्दा चलाई जाइए, उसका कनेक्शन हरियाणा से मिल जाता है। 33 सांसदों की एक बैठक प्रोफेसर साहब के निवास पर 26 जून 1975 को हुई और इस बैठक में कांग्रेस की बिगड़ती छवि के साथ इंदिरा गांधी की कार्यशैली पर कड़े तेवरों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसमें चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत, भोला पासवान आदि दिग्गज नेता मौजूद रहे इस बैठक में। इस बैठक की सूचना इंदिरा गांधी को नमक मिर्च लगाकर दी गई और इसे संयोग ही समझिए कि फिर 25 जून 1975 को मध्य यात्री के उपरांत आपातकाल की घोषणा हो गई और इस घोषणा को सुनकर सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। सर्वत्र विस्मय और भय की स्थिति व्याप्त हो गई। राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवमानना की दिशा में यह पहला झटका था। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन घोषणा को जो उसकी पुष्टि है उसको 2 महीने के भीतर ही पार्लियामेंट से करनी चाहिए। इसलिए इसकी पुष्टि के लिए लोकसभा का अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन के समय प्रोफेसर शेर सिंह ने आपातकालीन स्थिति के संबंध में कांग्रेसी सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज के अनुसार अपना मत देने के लिए एक परिपत्र भी जारी किया था। इस ऐतिहासिक परिपत्र को मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ और उसको पढ़कर प्रोफेसर साहब की जो संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के प्रति आस्था है उसका आपको एक परिचय मिलेगा। उन्होंने ये परिपत्र सारे कांग्रेसी सदस्यों को लिखा था और इस परिपत्र में उन्होंने लिखा था कि इस कठिन और नाजुक घड़ी में देश की जनता के प्रति हम अपने कर्तव्य को निभाएं। कांग्रेस दल के सदस्यों की सेवा में ये विनम्र पूर्वक प्रार्थना है।
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन के संबंध में अदालतों द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, उनके संबंध में एक ही प्रश्न उठा था कि कानूनी अथवा नैतिक दृष्टि से उनके प्रधानमंत्री बने रहने का क्या औचित्य है। देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा न था, न ही कांग्रेस दल से सत्ता जाने की कोई संभावना थी। सारे वाद विवाद के बावजूद विचारशील क्षेत्रों की यह धारणा थी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय से स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी तथा सभी पक्ष उसका सम्मान करेंगे। परंतु अकस्मात बड़े ही स्तब्धतापूर्ण ढंग से आपातकालीन स्थिति देश में लागू कर दी गई। अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। न केवल विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां की गई, बल्कि कुछ कांग्रेसी संसद सदस्यों को भी जेल में बंद कर दिया गया और कुछ कांग्रेसियों की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। विदेशी आक्रमण तथा युद्ध की स्थिति में भी इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाते हैं। दोनों सदनों के अधिवेशन केवल 7-7 दिन के लिए बुलाए गए हैं। संसदीय मामलों के मंत्री के नाम पर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि अधिवेशन में किसी सदस्य को निजी रूप से कोई प्रश्न पूछने पर किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आदि रखने का अवसर नहीं मिलेगा। केवल सरकारी निश्चयों पर मोहर लगाने का काम ही संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार संविधान तथा संसदीय लोकतंत्र की स्थिति पूरी तरह हास्यास्पद बनाई जा रही है और लोकतंत्र का इतिहास, लोकतंत्र तथा संविधान के उद्देश्यों की समाप्ति की यह प्रक्रिया आगे क्या रूप धारण करेगी और उसके क्या परिणाम होंगे, इसकी कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है। कांग्रेसी दल ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि के नेतृत्व में जो शानदार लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित की थी, उनकी रक्षा का दायित्व आज हम कांग्रेस जनों पर आ पड़ा है। घना अंधकार की स्थिति में प्रकाश की किरण के रूप में राष्ट्र केवल अब संसद सदस्यों की ओर ही देख सकता है। सन 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय अंतरात्मा की आवाज के साथ इंदिरा जी का नेतृत्व उभरा था। आज उसी आवाज की क्या स्थिति है? देश के संविधान सर्वोच्च सदनों के सदस्यों को ही इसका उत्तर देना है। 4 वर्ष पहले देश की जनता ने बड़ी तमन्नाओं के साथ अपना स्नेह और समर्थन हम पर लुटाया था। क्या अपने वायदों के अनुसार हम गरीबी मिटा सके? क्या हम समाजवाद ला सके? आपातकालीन स्थिति लागू करने के बाद जो कदम आर्थिक क्षेत्र में उठाए गए हैं, क्या यही कदम 4 साल पहले क्यों नहीं उठाए जा सकते थे? इन कदमों को उठाने के लिए क्या जनतंत्र की हत्या करनी जरूरी थी? क्या जनता के प्रतिनिधियों को निष्क्रिय बनाना और नौकरशाही को अपार शक्ति देना इन्हीं कार्यक्रमों को ठप करने की राह में एक बड़ा कदम नहीं है? क्या यह सब करके हम देश को अधिनायकवाद के अंधकार में नहीं धकेल रहे हैं? जिस प्रजातंत्र का सहारा लेकर हम सब ने इन सदनों में बैठने का गौरव प्राप्त किया, देश की जनता से उसी जनतंत्र द्वारा दी गई आजादी को छीनकर क्या उनके प्रति अपने कर्तव्यों को हम निभा रहे हैं? क्या एक कानूनी मसले को राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ उलझाना उचित होगा? क्या कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्र के तौर पर प्रजातंत्र से ऊपर उठ जाता है? क्या प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है? आर्थिक नीतियों का अमली जामा पहचानने के लिए सभी कांग्रेसी जनों को अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए, परंतु आपातकालीन स्थिति के चलते हुए हम प्रभावशाली ढंग से यह नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं इसमें संदेह है। इसलिए दोनों सदनों के मान्य कांग्रेसी सदस्यों से मेरी विनम्रपूर्वक प्रार्थना है कि वे आपातकालीन स्थिति संबंधी प्रस्ताव का दल की बैठक में खुलकर विरोध करें और उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अपनी सरकार को बाध्य करें। यदि हमने ऐसा नहीं किया और आपातकालीन स्थिति संबंधी प्रस्ताव को पारित कर 2 वर्ष के भीतर तानाशाही देश की जनता पर लाद दी, तो हमारा यह कदम प्रजातांत्रिक, देशघाती, आत्मघाती कदम कहलाएगा। आत्मघाती इसलिए कि अधिनायकवाद के चलते किसी समय भी संसद और संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है। तो ये परिपत्र प्रोफेसर शेर सिंह के घर पर 30 कांग्रेस के सदस्यों ने, कांग्रेस के एमपीज ने तैयार किया था और इस पत्र को तैयार करने का मतलब था इंदिरा गांधी जी की आंख में उंगली मारने जैसा। लेकिन हरियाणा के लोग जहां रहते हैं दोस्तों, वो अपने कुछ ना कुछ ऐसे काम, ऐसे कमाल करते हैं जो किसी ना किसी की आंखों में चुभते रहते हैं। हरियाणा के लोगों को सीधी सिंपल राजनीति आती नहीं है। चाहे कोई भी राजनेता हो, अलग तरीके की राजनीति करता है। तो प्रोफेसर साहब ने भी इमरजेंसी का विरोध इस तरीके से किया था और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो खौफ था वो सबके सिर पर साफ दिखाई दे रहा है।
आगे के वीडियो में हम और चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे फिर मोरारजी की सरकार आई और फिर प्रोफेसर शेर सिंह जी कैसे उस सरकार में फिर शामिल हुए। शुक्रिया दोस्तों, 3 बजे की राजनीति की बातें चलती रहेंगी। साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए आप सभी का आभार। शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आते हों, हमेशा की तरह दोस्तों के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।